पिछले कुछ सालों में अगर आपने कुछ भी ऑनलाइन देखा हो या कुछ भी ऑनलाइन परचेज किया हो तो इट वाज वेरी क्लियर कि वो एक D2C बेस्ड कंपनी होगी जो डायरेक्ट टू कस्टमर सेल कर रही थी। फ्रॉम स्किन केयर टू स्नैक्स, फ्रॉम मैट्रेस टू हेडफोन्स, हर कैटेगरी में एक D2C ब्रांड ऐसा जरूर था जो ट्रेडिशनल रिटेल ब्रांड को कंपटीशन दे रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये D2C ब्रांड्स की जो हाइप थी एंड जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। 2025 में D2C ब्रांड्स एक ऐसे स्पेस में है जहां पे उन्हें अपना बिजनेस मॉडल वापस से रिकंसिडर करना पड़ेगा अगर उन्हें सक्सेसफुली इसे बिल्ड करना है तो लेट अस गो मोर डीपर एंड अंडरस्टैंड कि क्या D2C ब्रांड्स एक ऐसे बबल थे जो बहुत ही जल्दी बर्स्ट हो जाएंगे या इन ब्रांड्स के लिए अभी भी मार्केट में स्पेस बाकी है। सो इन दिस वीडियो वी आर लुकिंग टू एक्सप्लोर कैसे D2C ब्रांड्स का राइज हुआ, क्या उनकी विनिंग स्ट्रेटजीज थी, ऐसा क्या हुआ कि हाइप क्रैश होने लग गई एंड कैसे प्रॉब्लम के बीच में भी कुछ D2C ब्रांड्स री इन्वेस्ट करके अभी भी ग्रो कर रहे हैं। D2C ब्रांड्स की रियल एंड एक्चुअल स्टार्टिंग हुई थी ईयर 2016 में, बट पैंडेमिक के बाद इन स्टार्टअप्स ने फुल ऑन ग्रोथ मोड पकड़ लिया। कंज्यूमर्स घर पे थे, रिटेल स्टोर सारे बंद थे एंड इन ऑनलाइन ब्रांड्स के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट इंक्रीज होने लगा था। एंड इस डिजिटल स्विच का सबसे ज्यादा फायदा इन D2C ब्रांड्स ने उठाया क्योंकि इन लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग करी, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग के थ्रू काफी ज्यादा कस्टमर्स को अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर लाके बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए। देयर वर नो मिडिल मैन इन बिटवीन, देयर वर नो एक्स्ट्रा रिटेलर्स इन बिटवीन एंड देयर वाज नो एक्स्ट्रा मार्जिन व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड। सो जो भी प्रोडक्ट आप इन ब्रांड से परचेज करते हो वो डायरेक्टली आपको इन्हें सेल करते हैं। ब्रांड्स जैसे मामाअर्थ, बोर्ड, शुगर कॉस्मेटिक्स, वेकफिट, इन सब लोग के पास एक चीज कॉमन थी व्हिच वाज अ क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन। मामाअर्थ ने बोला वी सेल टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज एंड पेरेंट्स। बोर्ड ने अपने हेडफोन को फैशन एसेसरी की तरह बना दिया था सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप्स करके। शुगर कॉस्मेटिक्स ने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे ब्यूटी ब्लॉगर्स के थ्रू मास अपील क्रिएट करी एंड वेकफिट ने मैट्रेसेस को एक एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट बना दिया था 100 नाइट ट्रायल जैसे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये ब्रांड्स एक्चुअली में एक न्यू कंज्यूमर माइंडसेट को टारगेट कर रहे थे, वो कंज्यूमर जो स्मार्ट है, जो डिजिटल फ्रेंडली है एंड जो सोशल मीडिया को देख के इन्फ्लुएंस होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कंज्यूमर है ये फास्ट डिलीवरी एंड एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। इन ब्रांड्स ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड वेरी क्रिस्प स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया था। एंड ऐसे बहुत सारे D2C ब्रांड्स और भी थे जो ये इकोसिस्टम का पार्ट थे एंड जो ट्रेडिशनल रिटेल को टोटली डिसरप्ट कर रहे थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रोथ इन D2C ब्रांड्स ने इतने इजीली क्रैक कैसे करी और वाज इट रियली इजी। जब D2C ब्रांड्स एक्चुअली में ग्रो कर रहे थे तो उन लोग के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेबुक थी। उन्होंने ट्रेडिशनल FMCG एंड लेगेसी ब्रांड्स के कंपैरिजन में न्यू माइंडसेट एंड न्यू स्ट्रेटजीज का यूज किया था। फर्स्ट वाज नीश टारगेटिंग एंड द राइट स्टोरी टेलिंग। इन ब्रांड्स ने मास मार्केट्स को छोड़ के अपना खुद का मार्केट क्रिएट एंड चूज किया था। उनका प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं था, वो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो उनकी स्टोरी से रेजोनेट करते थे। जैसे मामाअर्थ ने सिर्फ बेबीज और न्यू पेरेंट्स को फोकस किया था। स्लर्प फार्म जैसी कंपनीज ने मिलेट को मॉडर्न बना के जेनजी मॉम्स को टारगेट किया। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे बट एक बिलीफ सिस्टम को सेल कर रहे थे। नंबर 2, इन्फ्लुएंसर ड्रिवन ग्रोथ। ट्रेडिशनल टीवी एंड न्यूज़पेपर एड्स का जमाना काफी पहले जा चुका था एंड इसीलिए ये D2C ब्रांड्स जो नए इमर्ज हो रहे थे इन लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए। शुगर कॉस्मेटिक्स जैसी कंपनी ने लोकल एंड माइक्रो ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाया। एंड बोर्ड जैसी मॉडर्न कंपनीज ने पॉप कल्चर एंड मीम्स का यूज करके यूथ से कनेक्ट किया था। एंड ये सारे ब्रांड्स ने इन्फ्लुएंसर्स का यूज सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनके ऊपर एक ट्रस्ट बना रहता है, प्लस ये ज्यादा रिलेटेबल भी है। नंबर 3, ब्रिलियंट यूज ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स, D2C ब्रांड्स इन प्लेटफॉर्म्स के मास्टर्स बन चुके थे एंड उनको एग्जैक्टली पता था कि उनके ऊपर क्या एड्स और कब कौन सी एड रन करनी है। कोई भी कस्टमर अगर उनके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक भी करता था तो उसका क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, ये लोग वो सारी चीजें ट्रैक करते थे। प्रोडक्ट्स की रीटारगेटिंग करना, लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना एंड एक प्रॉपर सेल्स फनल रन करना, सब कुछ इनके लिए एक साइंस की तरह रन हो रहा था। इनका ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड 3-4x तक जा रहा था विच इज जनरली कंसिडर्ड वेरी गुड। एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी काफी डिसेंट था विच वॉज अराउंड 350 रुपीज टू 600 रुपीज पर कस्टमर। यही वो 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर D2C ब्रांड्स मेजॉरिटी लेवल पे ग्रो कर रहे थे एंड इतने सारी कंपनीज ने अपना पूरा एक एम्पायर बिल्ड कर दिया था। लेकिन फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट
जब D2C ब्रांड्स का वापस से डाउनफॉल होना चालू हो गया। सो 2022 के बाद D2C अब उतना हाई लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा था जितना वो पहले किया करता था जब पेंडेमिक का पीरियड था या जब इनिशियली D2C ब्रांड्स स्टार्ट या इमर्ज होना चालू हुए थे। काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होने लगा था। एंड दीज आर द 4 मेन चैलेंजेस जो 2022 के बाद से ये D2C ब्रांड्स ने फेस करना चालू किए, जो इनकी ग्रोथ को लिमिट कर रहे थे एंड ये एक लेवल के आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। नंबर 1, their customer acquisition cost was greater than the customer lifetime value। जब इतने सारे D2C ब्रांड्स बनने लगे तो 2022 के बाद से इंस्टाग्राम, फेसबुक या मेटा के ऊपर इन टोटल एड्स रन करने के लिए जो अमाउंट आपको जनरली पहले स्पेंड करना पड़ता था, अब वो आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा था। एंड इसी वजह से इन ब्रांड्स का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज होने लगा। एंड भाई अगर हम दूसरी तरफ पे देखें तो ये ब्रांड्स का रिपीट रेट भी काफी ज्यादा रिड्यूस होने लगा था, मीनिंग कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए इतना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है बट वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट वापस से कभी खरीद ही नहीं रहा है। अगर हम मामाअर्थ जैसे ब्रांड्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में उनका मार्केटिंग स्पेंड था 391 करोड़ एंड अगर हम उनका उसी ईयर का रेवेन्यू देखें तो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल व्हिच वाज 400 करोड़ रुपीस। सो बेसिकली मामाअर्थ कस्टमर्स को एक्वायर करने पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था बट वो कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट वापस से परचेज नहीं कर रहे थे, व्हिच मींस कि वो कोई प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे। दे वर अर्निंग 400 करोड़ एंड स्पेंडिंग 391 करोड़ ऑन मार्केटिंग। D2C ब्रांड्स के लिए दूसरा एक काफी मेजर इशू था लॉजिस्टिक्स का। कस्टमर्स को चाहिए थी फ्री डिलीवरी एंड फास्ट डिलीवरी, बट जो ग्राउंड रियलिटी थी लॉजिस्टिक्स की वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। स्लर्प फार्म जैसे ब्रांड्स जिनको कोल्ड चेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही थी अपने कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेके। बोट जैसे ब्रांड्स को चाइना से पार्ट्स मंगवाने पड़ रहे थे जिनमें डिले एंड काफी ज्यादा सप्लाई इश्यूज हो रहे थे। एंड ऐसे कई सारे और एग्जांपल है जहां पे D2C ब्रांड्स को लॉजिस्टिकल इश्यूज काफी ज्यादा फेस हुए हैं, जिनकी वजह से डिलेस तो होते ही हैं लेकिन इन कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड मार्जिन भी काफी ज्यादा रिड्यूस होते जा रहे थे। तीसरा स्ट्रगल जो बहुत सारे D2C ब्रांड्स उस टाइम पे फेस कर रहे थे या इवन अभी भी करते हैं, which was a lot of dependency on marketplaces। D2C का एक्चुअल में मतलब होता है डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब अगर कोई भी D2C ब्रांड है तो वो अपने वेबसाइट से डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगा। बट द आयरनी इज कि 70-80% जितने भी D2C ब्रांड्स हैं वो फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, आजियो ऐसे मार्केट प्लेसेस का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। एंड इन मार्केट प्लेसेस के पास जाना आपके D2C के टोटल पर्पस को डिफीट कर देता है, बिकॉज अगेन आपको मार्जिन का सामना करना पड़ेगा एंड इन प्लेटफॉर्म्स को मार्जिन देने पड़ेंगे। अब ये ब्रांड्स इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर कस्टमर को उठा के लाना थोड़ा महंगा पड़ता है एंड मार्केट प्लेसेस पे इजीली कस्टमर एक्वायर हो जाते हैं। अब इन D2C ब्रांड्स को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि अगर वो अपनी एप्लीकेशन या अपने वेबसाइट्स पे इन कस्टमर को लेकर आते तो उनको अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और ज्यादा बढ़ाना पड़ता, which would even further reduce their margins, and that is why the dependency on these marketplaces। and in marketplaces का मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन्स भी देने पड़ते हैं एंड आपको COD ऑर्डर्स पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी आते हैं। प्लस द थर्ड मेजर प्रॉब्लम, आपके पास कोई भी कस्टमर इनसाइट आ ही नहीं पाता है। सो यू डोंट नो कि कौन से ज्योग्राफी का पर्सन आपका प्रोडक्ट कब एंड किस लिए परचेज कर रहा है। फोर्थ एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फॉर एनी D2C ब्रांड आउट देयर इज द ऑफलाइन एक्सपेंशन। D2C ब्रांड्स जब तक ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे उनको ना स्टोर्स के रेंट देने पड़ते थे, ना मैन पावर हैंडल करने के लिए उनको सैलरीज। लेकिन जैसे ही एक ब्रांड को और ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत होती है तो उनको ऑफलाइन प्रेजेंस बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड तभी आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन मॉल्स एंड इन हाई स्ट्रीट्स, जहां पे आपको वो स्पेसेस परचेज करनी पड़ती है जहां पे आप अपना स्टोर ओपन करोगे, जहां पे आपको रेंटल भी पे करना पड़ेगा एंड आपको अपने मैन पावर की सैलरीज भी। जब इन्हीं D2C ब्रांड्स ने स्केल करने का सोचा तो ऑनलाइन तो बेचना काफी इजी होता है, बट जब भी आप ऑफलाइन स्टोर ओपन करने जाते हो तो आपको रेंटल प्रॉब्लम्स काफी आती हैं एंड आपको मैन पावर की सैलरीज भी देनी पड़ती है। वेरएस अगर आप सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपका एक कॉस्ट सेव हो जाता है एंड इसलिए मेजॉरिटी D2C ब्रांड्स के लिए ये एक प्रॉब्लम थी कि जब भी वो ऑफलाइन स्केल या एक्सपैंड करने जाते थे उनका बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता था। एंड एक नई D2C ब्रांड के लिए काफी डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि आपको स्टोर से रेवेन्यू आएगा भी या नहीं। क्या एक्चुअली में लोग वो स्टोर से आके परचेस करेंगे या आप सिर्फ रेंटल इनकम एंड मैन पावर कॉस्ट ही पे करोगे। एंड सो जो ब्रांड्स एक्चुअली में स्टार्ट हुए थे कि उनको सिर्फ ऑनलाइन सेल करना पड़ेगा जहां पे उनकी ये सारी चीजों की कॉस्ट सेव हो जाएगी, जब वो एक लेवल के ऊपर बड़े हो गए तो वो ऑफलाइन एक्सपैंड कर ही नहीं पाए, जिसमें आइदर या तो ब्रांड डाई आउट होने लग गया या तो उनको ऑफलाइन
ऑनलाइन एक्सपैंड करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा एंड मनी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आउट देयर। एंड सो नाउ हियर वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आपको क्या लगता है कि क्या D2C ब्रांड्स का इमर्ज होना एंड ग्रो होना एक गिमिक था या सच में इनका काफी ज्यादा फ्यूचर अभी भी बाकी है? लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। बट इन जनरल अकॉर्डिंग टू मी D2C ब्रांड्स का शिफ्ट होना या री इन्वेंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ को लेके, क्योंकि जो ब्रांड स्टेबिलिटी के साथ ओनली ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ अभी भी अपने बिजनेस को मूव ऑन करने का ट्राई करेंगे, उनकी ग्रोथ शायद से स्टेबल हो जाएगी या मे बी वो ब्रांड्स डाई डाउन हो जाएंगे। बट आपको री इन्वेंट एंड अडेप्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ग्रो। एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग फाउंडर हु इज लुकिंग टू ओपन अ D2C brand in the current times, you should consider all of these things mentioned in today's video so that you know कि as a D2C founder आपको क्या करना है and आपको क्या नहीं करना है। So this is all for today's video. I'll meet you in the very next video very soon. Until then, goodbye, tata.